ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ शेल या ऑर्बिट, सब शेल और सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। शेल या ऑर्बिट जो है स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम चीज़ है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। शेल एंड ऑर्बिट जो है सेम चीज़ है। द सर्कुलर रीजन और एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी या चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो एरिया है, जो सर्कुलर रीजन है, जो सर्कुलर एरिया है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी या चांस बहुत ज्यादा है, तो सर्कुलर रीजन को हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, इन शेल्स या ऑर्बिट्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन हो सकती है। ठीक है, जैसे ही अगर एन की वैल्यू हमारे पास 1 है तो इसका मतलब है कि एक शेल। एन की वैल्यू 2 है तो मतलब है 2 शेल्स। 3 है 3 शेल्स। जैसे ही एन की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, एंड लॉन्गर विल बी द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। और जो शेल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स तो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, तो उनकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। इन थर्ड नंबर पॉइंट है हायर विल बी द एनर्जी ऑफ सब शेल्स। और जैसे ही इनकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है तो जो शेल्स, लास्ट शेल होता है, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। यानी एनर्जी, जो शेल न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो शेल न्यूक्लियस से दूर होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और फिर इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट हुई है, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इन शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं बाय 2n² फार्मूला, जो कि बोहर फार्मूला है। इस पर वीडियो मौजूद है। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 18 है, चौथे में 32 है। इस पर एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है, लेकिन हर शेल में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस बोहर फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं सब शेल या सब ऑर्बिट की तरफ। ठीक है, सब शेल या सब ऑर्बिट जो है वो सेम है। ठीक है, साइंटिस्ट ने जब फर्दर रिसर्चेस की तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सिर्फ शेल्स नहीं मौजूद, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल्स मौजूद है वो शेल्स जो है फर्दर डिवाइडेड है सब शेल्स में। ठीक है, और सब शेल या सब ऑर्बिट किसे कहते हैं, सब शेल्स या सब ऑर्बिट ये ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स हैं ऑफ द सेम एनर्जीज, जिनकी एनर्जी सेम है, और उन्हें हम सब ऑर्बिट या सब शेल कहते हैं। सब शेल्स के अंदर भी फिर मजीद ग्रुप्स मौजूद है जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, और उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो फिर उनके ग्रुप को हम ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी इज कॉल्ड सब शेल या सब ऑर्बिट। उन सब शेल्स को या सब ऑर्बिट्स जो है उनको साइंटिस्ट ने S, P, D एंड F का नाम दिया है। ठीक है, S जो है ये सब शेल भी है और ये ऑर्बिटल भी है। P सब शेल जो है इसके अंदर फिर 3 ऑर्बिटल्स हैं, Px, Py और Pz। इसके बारे में हम डिटेल में ऑर्बिटल में पढ़ते हैं। फिलहाल हम सब शेल या सब ऑर्बिट को समझते हैं। फार्मूला यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट कहते हैं कि शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं। ठीक है, सब शेल्स हैं और फिर सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं। तो इन शेल्स में जो सब शेल्स हैं उनको हम किस तरह फाइंड करते हैं कि किसी शेल में कितने सब शेल है, उसको फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे कि K शेल में कितने सब शेल है, दूसरा शेल जो L है उसमें कितने सब शेल है, तीसरे शेल में कितने सब शेल है। ठीक है, सो n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल। इस फार्मूला में n जो है नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हो, यानी n की वैल्यू 1 है, मतलब है कि K शेल में, इसका मतलब है कि K शेल में कितने सब शेल है। तो मैंने इस वैल्यू को फार्मूला में पुट किया है, तो n की बजाय 1 आया है। 1 - 1 इज इक्वल टू 0। 0 जो है इसको नाम दिया है साइंटिस्ट ने S का। ठीक है, तो K शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है
जो s है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है यानी के एल सब शेल में हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स जो है फार्मूला में वैल्यू मैंने पुट किया 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 से पहले एक 0 होता है और उसके बाद 1 आता है, तो 0 जो है ये हमारे पास s के लिए आता है और 1 जो है p के लिए आता है। तो दूसरे शेल में यानी l शेल में 2 सब शेल है, ठीक है, s एंड p। अगर n की वैल्यू 3 हो, ठीक है, जो थर्ड सब शेल है, n की वैल्यू 3 मतलब जो थर्ड सब शेल है, तो वैल्यू फार्मूला में वैल्यू पुट करने से 3 - 1 इज इक्वल टू 2। 2 से पहले एक 0 फिगर होता है, एक 1 होता है और एक 2 होता है, तो टोटल बन गए 1 2 3, 3 फिगर्स बन गए। तो इसका मतलब ये है कि तीसरे शेल में 3 सब शेल्स है, s p एंड d, ठीक है, 3 सब शेल्स है। 0 के लिए s आता है, 1 के लिए p और 2 के लिए d। अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 हो यानी चौथा सब शेल है, तो फार्मूला में वैल्यू पुट किया मैंने 4 - 1 से वैल्यू आता है 3। सो 3 से पहले 2 होता है, 2 से पहले 1 है और 1 से पहले 0 होता है। तो इसका मतलब है कि चौथे शेल में 4 सब शेल्स हैं, s p d एंड f, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें ये समझ आ गया कि जो शेल्स है के एल एम एन शेल्स हैं, ये फर्दर डिवाइडेड है सब शेल में। पहले शेल में 1 सब शेल है, दूसरे शेल में 2 सब शेल्स हैं, तीसरे शेल्स में 3 सब शेल्स हैं और चौथे शेल में 4 सब शेल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही आसान बात है, KLMN और इसके अंदर जो सब शेल्स हैं, ठीक है। फिर इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो किस तरह है अब हम वो समझेंगे। ओके स्टूडेंट, मैंने एक टेबल बनाया है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास अब ये शेल है, ठीक है। शेल पहला शेल यानी के शेल जो है, पहला शेल यानी जो के शेल है, ठीक है, 1 ये के शेल है, ये एल शेल है, ठीक है। हमने 2n² बोर फार्मूला के जरिए फाइंड किया था कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने फाइंड किया कि के जो है उसमें हमारे पास एक सब शेल है जो कि s है और एल में हमारे पास 2 सब शेल है जो कि s एंड p है, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन हम इन सब शेल्स में किस तरह अरेंज करेंगे। स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि s सब शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है s और p में हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करेंगे। s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, ठीक है। 8 में से 2 गए तो 6 बाकी रह गए। 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये p सब शेल जो है या सब ऑर्बिट जो है इसमें अरेंज होंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको जब हम प्लस करें तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन k में होता है, l में होता है, लेकिन l जो है फर्दर डिवाइडेड है s एंड p में, तो 2 इलेक्ट्रॉन s में रिवॉल्व करेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो p में रिवॉल्व करेंगे और एज अ होल k शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, उसके बाद शेल नंबर 3 है। 3rd नंबर जो शेल है, शेल नंबर 3 KLMM है और ये हमारे पास n शेल है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि 3rd शेल जो है उसमें हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, उसमें हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है। और अभी हमने पढ़ लिया कि सब शेल्स जो है 3rd शेल में 3 सब शेल है, s p एंड d। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन अब हम अरेंज करेंगे इन 3 ऑर्बिटल्स में। हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो s में आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि d सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब हम इनको प्लस करें 2 + 6 + 10 तो ये टोटल 18 बनते हैं। तो एज अ होल m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और एज अ होल m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास है शेल नंबर 4 यानी n।
2n² फार्मूला के ज़रिए हमने फाइंड किया था कि n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अभी हमने n-1 फार्मूला के ज़रिए फाइंड किया कि n शेल में 4 सब शेल्स हैं s, p, d एंड f, और ये 32 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह कि s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, और d सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, और f में 14 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, और इनको जब हम प्लस करें तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ठीक है, तो इन सब शेल में एज अ होल 32 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसकी मिसाल जो है एक ऐसी है कि एक बिल्डिंग है और उसके अंदर जो है कमरे हों, कुछ कमरे बड़े हों, कुछ कमरे छोटे हों, और फिर हमने उन कमरों में जो है इलेक्ट्रॉन्स को या लोगों को अरेंज किया हो उस कमरे की कैपेसिटी के लिहाज से कि वो कितने लोगों को जो है अपने अंदर रख सकती है। ठीक है, इस सब शेल की देखिए n जो शेल है सबसे जो इन 4 शेल्स में n बड़ा शेल है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका सरकमफेरेंस ज़्यादा है, ये 32 इलेक्ट्रॉन को जो है जगह दे सकता है। और फिर अगर हम एक एज एग्जांपल ले लें कि ये n हमारे पास एक घर है जिसके अंदर जो है 4 कमरे हैं, s जो है छोटा कमरा है, p उससे थोड़ा बड़ा है, वो 6 लोगों को रख सकता है, और इसमें एक d हॉल है। ठीक है, जो 10 इलेक्ट्रॉन्स या लोगों को अपने अंदर रख सकता है। f जो है वो उससे बड़ा हॉल है, वो 14 लोगों को या 14 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रख सकता है। तो n जो घर है या बिल्डिंग है उसके अंदर ये SPDF है और इसके अंदर ये 32 इलेक्ट्रॉन्स या लोग रहते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल की। फर्दर जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की, लेटर ऑन रिसर्च ने ये बताया कि द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 3 डायमेंशनल स्पेस, जहां पर 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की चांस ज़्यादा हो, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। इस ऑर्बिटल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस इसकी नहीं है। साइंटिस्ट ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो x एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं, y एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं और z एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं, और इन तीनों एक्सिस को उन्होंने 3 डायमेंशनल स्पेस का नाम दिया, और ये उन्होंने ये कहा कि इस 3 डायमेंशनल स्पेस को जो है ऑर्बिटल कहते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की चांसेस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, हमने पढ़ा कि शेल्स में सब शेल्स SPDF है, और मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट ने फिर ये कहा कि ये जो सब शेल है ये फिर फर्दर जो है वो डिवाइडेड है सब ऑर्बिटल्स में। ठीक है, दीज सब शेल कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटल। साइंटिस्ट ने कहा कि सब शेल्स फिर फर्दर जो है उनकी डिवीजन हुई है ऑर्बिटल्स में। ठीक है, हमारे पास जो है ये सब शेल्स है S, P, D एंड F। इसकी फर्दर जो है वो डिवीजन हुई है। S सब शेल जो है, S जो है इसकी डिवीजन नहीं हो सकती, ये ऑर्बिटल भी है और ये सब शेल भी है। P जो है उसकी डिवीजन हुई है 3 सब शेल्स में, PX, PY और PZ में। ठीक है, D सब शेल जो है उसके अंदर D जो सब शेल है, ठीक है, उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स जो है वो मौजूद है। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स DX, Y, DY, Z, DZ, X। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है DZ², और लास्ट वन जो है वो है DX², Y²। ठीक है, D सब शेल फर्दर डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स में, DXY, DYZ, DZX, DZ² एंड DX² Y²। और F जो है ये कॉम्प्लेक्स है और ये फिर फर्दर डिवाइडेड है 14 ऑर्बिटल्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फिर आप लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, मास्टर लेवल पर आप लोग पढ़ेंगे।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि जो सब शेल्स हैं S, P, D एंड F, ये फिर फर्दर जो है वो ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिटल्स में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स S, Px, Py एंड Pz में, Dxy, Dyz और एटसेट्रा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्दर रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ये एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, ठीक है, इनकी एनर्जी जो है वो सेम है। मैंने आप लोगों को बताया कि सबशेल, द ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये डी सबशेल है। तो अब अगर मैं इस डी सबशेल को डिफाइन करती हूँ तो मैं कहूंगी कि द ग्रुप ऑफ दीज 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, द ग्रुप ऑफ दीज 5 ऑर्बिटल्स हुज एनर्जी इज सेम, ठीक है, द ग्रुप ऑफ dxy, dyz, dzx, dz square, dx square and dy square, and these have same energies and they form a subshell D। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन अगर आप वीडियो में पीछे जाए तो ऑर्बिटल की जो सबशेल है उनको हम डिफाइन करते हैं कि द ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी इज कॉल्ड सबशेल। तो हमारे पास जो P है उसके अंदर Px, Py और Pz है। जो P सबशेल है उसके अंदर जो है Px है, Py ऑर्बिटल है, Pz ऑर्बिटल है। इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। ठीक है, और ये तीनों जो है जब ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं तो ये P सबशेल बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, और इलेक्ट्रॉन जो है वाई एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जेड एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। और इस 3 डायमेंशनल स्पेस को साइंटिस्ट ने ऑर्बिटल का नाम दिया है, और ऑर्बिटल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन ऑर्बिटल्स में फिर फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। P जो है हमें पता है कि P जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उन 6 में से 2 Px में रहते हैं, 2 Py में रहते हैं और 2 Pz में रहते हैं। इसी तरह जो D ऑर्बिटल है उसमें D में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर रहते हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। इस तरह F जो है उसके अंदर, F जो सबशेल है उसके अंदर फिर जो है हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रहते हैं। ठीक है, और F जो ऑर्बिटल है, इस F जो सबशेल है उसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, 7 ऑर्बिटल है और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रहते हैं, और F सबशेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 रहते हैं। D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, D के अंदर टोटल 5 सबशेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर फिगर में भी है और मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बताया। सो ओके स्टूडेंट्स, समरी इस टॉपिक का ये है कि हमारे पास एटम के इर्द गिर्द जो स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा है, तो हमारे पास उनको साइंटिस्ट ने शेल्स का नाम दिया। फिर फर्दर साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि सिर्फ शेल्स नहीं है, ये शेल्स जो है ये डिवाइडेड है सब शेल्स में, सब शेल्स, और फिर उन्होंने बताया कि जो सब शेल्स है वो फर्दर जो है वो डिवाइडेड है ऑर्बिटल में। उन्होंने ऑर्बिटल को 3 डायमेंशनल स्पेस कहा कि द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम होती है, तो उन्हें ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, KLMN शेल्स हैं, और फिर इन शेल्स के अंदर S, P, D एंड F सब शेल्स हैं, और फिर ये सब शेल्स जो है उसके अंदर अपने ऑर्बिटल्स हैं। P में Px, Py और Pz ऑर्बिटल है, D में भी इस तरह 5 ऑर्बिटल्स है, F के अंदर भी 7 ऑर्बिटल्स है, और S जो है उसके अंदर कोई ऑर्बिटल नहीं है, S ऑर्बिटल भी है और सबशेल भी है, और फिर इनमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए गए हैं। अगले वीडियो में हम इन सब जो सबशेल्स हैं और जो ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो है मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।